हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आज एसएससी एमटीएस हवलदार 4 फरवरी के तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से आज के तीनों शिफ्टों में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, तो उसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपको इस क्लास से ये पता चलेगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से आज के तीनों शिफ्टों में सवाल देखने को मिला था, तो उन्हीं के आधारित पर इस क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो इसी तरह आपके लिए आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम करवाते चलेंगे और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलेगी। ओके, तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। तो साथियों, अपने परीक्षा से पहले आज के इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया था? किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, याद रखिएगा। वाद्य यंत्र से लगभग 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। रामनाथ बी राघवन किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये मृदंगम से जुड़े थे। सी ऑप्शन मृदंगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो रंगराजन समिति था, ये किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? बताइए, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा मनाया जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? तो ये मिजोरम राज्य का त्योहार है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, रोप्पी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? रोप्पी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है रोप्पी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले, यानी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 में बैठने से पहले, ये भाई सिलेक्शन वाले प्रश्न आप सभी को पढ़ लेना है। जिस तरह से आज के तीनों शिफ्टों में जीके, जीएस, स्टैटिक, इंग्लिश, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के सवाल पूछे गए थे, कंप्लीट भाई इसी से सारा क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। तो साथियों, आप सभी को ये जीके, जीएस का पूरा कंप्लीट एक बार में रिविजन करना है। स्टैटिक जीके आप सभी को पूरा कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। इंग्लिश पूरा क्वेश्चन देख लेना है अच्छी तरीके से। करंट अफेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक साल में पूछे जा सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग बहुत ही शानदार तरीके से एक क्वेश्चन। मैथ से पूरा कंप्लीट मिला, ये स्पेशल ऑफर हमने आपसे कहा था। इसके अलावा पूरे 40 टेस्ट भी विथ 1000 क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, जिसमें से आप सभी को केवल 100 रुपया पे करना है भाई। इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। ये जो आप सभी के सामने नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज कर तुरंत अपने पास मंगाइए भाई। इस टाइम इसी का बोलबाला है। तो भाई आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करके ये पूरा पीडीएफ अपने पास मंगा लीजिए और अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने का प्रयास करिए।
ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो भाई बौद्ध धर्म को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? तो 73वां संशोधन अधिनियम ने किया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्त के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था? तो साथियों 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? तो भाई कुमार सानू का, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो मुख्यमंत्री साहब को माना जाता है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है भाई, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम तक क्लास आएगी, तो क्लास जैसे ही अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है भाई, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? तो भांगड़ा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, चेइरा ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष का उत्सव है? चेइरा ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला ये 9 वर्ष का उत्सव है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? आप सभी को मालूम होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है, ये पार्ट चौथे में है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। आयरलैंड देश के संविधान से इसे अपनाया भी गया है, ठीक है? अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना तो 1956 में स्टार्ट हुई थी, 61 में समाप्त हो गई थी, तो इसकी लक्षित जो वृद्धि दर थी वो कितने प्रतिशत की थी? तो 4.5% की थी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? तो आर्य समाज के, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार का प्राप्त करता है? तो साथियों इन गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है? तो वो कौन है? एसपी बाला सुब्रमण्यम है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पद्मश्री सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइएगा। तो ये कथक से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक पर है? तो मिजोरम राज्य की है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना संबंधित है? तो साथियों संविधान का जो 86वां संशोधन अधिनियम था जो कि 2002 में किया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देख सकते हैं साथियों आप सभी के पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? बताएंगे आप सभी। तो केरल राज्य में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो भाई अनुच्छेद 46 में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो सुतुद्री है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो साथियों किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, कहां में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था? तो साथियों बताइए कि किस देश में और कहां पर 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीत लिया था? तो ये किया गया था लाहौर पाकिस्तान में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। और भाई 15 फरवरी का जो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का ICC T20 वर्ल्ड कप में मैच होगा, लगता है कि भाई पाकिस्तान ने बहिष्कार मैच कर दिया है। देखते हैं क्या होता है भाई, बहुत नुकसान होगा, सबको मालूम होगा, लेकिन ICC प्रयास कर रही कि मैच हो जाए, सबको भी इसी का इंतजार है। देखते हैं क्या होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फॉल बिटवीन टू स्टूल। तो आप सभी को इस मुहावरे का अर्थ बताना है। बताइए क्या बनेगा इस मुहावरे का सही अर्थ? क्या लिखा है? फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, मतलब कि दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होना। जैसे कि हम दो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उसमें हम विफल हो जा रहे हैं, या किसी भी लक्ष्य को हासिल न कर पाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो हम दो बार एम्स भी क्या हो रहे भाई, अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द कंपनी पॉलिसी ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। यानी आप सभी को इनमें ना एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया, उसी को बताना है। बताएंगे आप सभी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो दोस्त मेरे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्पेलिंग क्या होता है? COMPREHENSIVE होता है भाई। ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है? व्यापक होता है, विस्तृत होता है। तो इसमें ये आपका स्पेलिंग गलत दिया है, तो क्या हो जाएगा इस सवाल का? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? बिजनेस, व्यवसाय, बिजनेस का तो स्पेलिंग ठीक है भाई, एपोलॉजी का भी स्पेलिंग ठीक है। एपोलॉजी मतलब होता है माफी, ठीक है। और रिसोर्स जो हमें संसाधन मिलता है जिससे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। लेक्चर व्याख्यान जो होता है। तो भाई इसमें तो चारों का स्पेलिंग सही है, किसी का गलत नहीं दिया है, तो हम किसी को कह नहीं सकते भाई, ठीक है। तो बिजनेस का भी सही है, एपोलॉजी का भी सही है, रिसोर्स का भी सही है, लेक्चर का भी ठीक है, यानी चारों ऑप्शन ठीक है भाई, किसी भी ऑप्शन का इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन लार्ज का आप सभी को एंटोनिम बताकर उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना। जैसे कि द न्यू लॉ एम्स टू इनलार्ज द सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स, यानी नए कानून का उद्देश्य अवैध दवाओं की बिक्री को क्या करना? बड़ा करना है। जैसे कि सेंटेंस में क्या दिया है? द न्यू लॉ एम्स टू इनलार्ज द सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स। यदि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? नए कानून का उद्देश्य अवैध दवाओं की बिक्री को बड़ा करना है।
बड़ा करना होगा तो भाई क्या होगा, इसका उल्टा करना यानी छोटा हो जाएगा, यानी कम करना हो जाएगा तो कम करना क्या होगा, कर्टेल हो जाएगा। ठीक है। और एडमायर का मतलब क्या होता है, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना भाई, प्रशंसा करना होता है। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तो ये तो इसका एक तरह से सिनोनिम्स हो जाएगा। रेडिकुल का मतलब क्या होता है, उपहास करना। ओके, उपहास करना। तो सातों कर्टेल हो जाएगा, याद रखिए इनलार्ज का एंटोनिम कर्टेल हो यानी कम करना। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का बताइए क्या, व्याकुल होता है। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है दोस्त मेरे व्याकुल। तो इसका विलोम शब्द बताइए, जैसे कि न्यू मतलब नया, शोर मतलब खट्टा, कर्ब्ड मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, हैप्पी हो जाएगा। व्याकुल मतलब इसका उल्टा हैप्पी यानी खुश। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को क्या बनेगा राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। आई नो वी कैन काउंट टीम टू रिसॉल्व दिस फॉर अस। आई नो वी कैन काउंट यानी मुझे पता है कि इसे हम हल करवाने के लिए टीम पर निर्भर रह सकते हैं, यानी आई नो वी कैन काउंट ऑन टीम टू रिसॉल्व दिस फॉर अस। तो सी ऑप्शन रिसॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे काउंट ऑन समवन होगा, जैसे कि काउंट ऑन समवन मतलब कि एक वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कि किसी पर भरोसा करना या किसी पर निर्भर रहना। इस संदर्भ में इसका मतलब है कि वक्ता को टीम पर भरोसा है कि इस समस्या को हल कर देगा। तो इसमें फिल क्या होगा, ऑन आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चकल का बताइए मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल बेस्ट आपको बताना है। चकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, चकल का मतलब होता है भाई चुपचाप हंसना। चकल का मतलब होता है दोस्त मेरे चुपचाप हंसना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी लाफ क्वाइटली विथआउट ओपनिंग वंस मंथ। मंथ नहीं होगा, माउथ होगा भाई, है ना। तो डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। चुपचाप बिना मुंह खोले हंसना भाई, यानी चकल यानी चुपचाप हंसना। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रीसाइज मतलब, प्रीसाइज मतलब बिल्कुल सटीक होता है। प्रीसाइज मतलब सटीक, तो क्या हो जाएगा, तो एक्यूरेट हो जाएगा भाई। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सटीक होता है। जैसे कि एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है किसी बात को लेकर संदेह करना या भ्रम करना। अप्रॉक्सीमेट का मतलब कोई चीज जो पूरी तरीके से सही ना हो, है ना। एक्यूरेट मतलब सटीक। उसके बाद वेग का मतलब कर्म को दर्शाता है। तो भाई प्रीसाइज का सिनोनिम्स एक्यूरेट होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। तो मोटिवेट, भाई मोटिवेट का स्पेलिंग क्या होता है, MOTIVATE होता है मोटिवेट। इसमें देखिए स्पेलिंग गलत दिया है। न्यूट्रल ठीक है, नोस्टाल्जिया ठीक है, म्यूचुअल ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस देन कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मीता इज स्मार्ट देन मेनी अदर किड्स इन द स्कूल। बताइए, ये तो भाई एक कॉम्परेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है, एक कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है। वाक्य में देन शब्द का उपयोग करके तुलना कर रहा है भाई, वाक्य में देन शब्द का उपयोग करके तुलना कर रहा है, जो कि कॉम्परेटिव डिग्री को दर्शाता है। जैसे लेस स्मार्ट, ये पहला जो ऑप्शन है, एक तो लेस स्मार्ट है, यह भी एक तुलनात्मक डिग्री है, लेकिन यह नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मीता स्कूल के कई अन्य बच्चों की तुलना में अधिक स्मार्ट है, यानी मीता इज स्मार्टर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, मीता इज स्मार्टर देन मेनी अदर किड्स इन द स्कूल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब हो जाएगा दोस्त मेरे दोषी ठहराना। तो अब बताइए, जैसे दोषी ठहराना या दोषी ठहराया गया। सेंटेंस्ड
मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसके मतलब दंडित, पनिश्ड दंडित, एक्यूटेड, एक्यूटेड मतलब होता है बरी, जैसे कोई दोषी हो जाएगा तो उसका उल्टा क्या होगा, बरी, यानी फ्री हो जाएगा, आज़ादी जिसे मिल जाती है वो बरी हो जाता है। क्रूसीफाइड मतलब कि चढ़ाया गया, यानी जो सूली पर, क्रूसीफाइड मतलब जो सूली पर चढ़ाया जाता है, सूली पर चढ़ाया गया। तो इस सवाल का कन्विक्टेड का जो एंटोनिम बनेगा, विलोम शब्द बनेगा, एक्यूटेड बनेगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वेदर का आप सभी को करेक्ट स्पेलिंग बताना है भाई। आप सभी को मालूम होगा मौसम का WEATHER होता है वेदर, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा, सॉल्व करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ऑफिसर वाज पोलाइट टू द वर्कर। बताएंगे आप सभी, सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, सभी बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। दोस्त मेरे इस सवाल का सभी राइट आंसर बताएंगे क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे कि पोलाइट की जगह क्या हो सकता है मेरे दोस्त, जैसे कि अधिकारी जो है वो कर्मचारी के प्रति विनम्र था, तो यानी द ऑफिसर वाज हम्बल हो जाएगा भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक ही नीड्स टू एज हिज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। बताएंगे आप सभी, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, सभी दोस्त बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, सभी दोस्त बताएंगे अच्छी तरीके से। जैसे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू एज हिज एग्जाम आर अप्रोचिंग, यानी यहां पर ही नीड्स टू हिट द बुक्स होना चाहिए भाई। देखिए इसमें भाई दो ऑप्शन हमारे अनुसार सही लग रहा है, ही नीड्स टू हिट द बुक और बरी हिमसेल्फ इन, क्योंकि भाई दोनों का अर्थ है कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, जो कि परीक्षा के नज़दीक होने पर छात्रों के लिए आवश्यक होता है। जैसे भाई परीक्षा जब नज़दीक आता है तो पढ़ाई करना, जो कि परीक्षा के नज़दीक होने पर छात्रों के लिए आवश्यक होता है, तो हिट द बुक्स बरी हिमसेल्फ इन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, जैसे हिट द बुक मतलब कि किताबों पर मरना, पढ़ाई करना भाई, बरी हिमसेल्फ इन उसे पढ़ाई करने की जरूरत है क्योंकि उसकी परीक्षाएं आ रही हैं, यानी ही नीड्स टू हिट द बुक आर बरी हिमसेल्फ इन एज हिज एग्जाम आर अप्रोचिंग। तो आपके पेपर में यदि सी ऑप्शन आ जाए या डी ऑप्शन आ जाए तो आप दोनों टिक लगा लेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, तो इस सवाल का सी और डी दोनों ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate options to fill in the blanks. The billionaire know how to money. बताएंगे आप सभी, the billionaire know how to money क्या बनेगा आप सभी भाई, राइट आंसर। यानी जैसे कि द बिलियनरी जो होते हैं वो जानते हैं कि कैसे पैसा बनाया जाता है, यानी मेक मनी हो जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, तो यहां से अब हम लोग रीजनिंग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में सेन को 51-68 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, गोट को 64-37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एक के लिए कूट क्या बनेगा। दोस्त मेरे आप सभी से ए का कोड पूछा है, तो देखिए सेन में ए है और गोट में भी ए है, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा। तो देखिए कौन सा नंबर, 6, देखिए 6 इसमें भी 6 इसमें, जिस प्रकार से ए कॉमन था तो उसी प्रकार नंबर के कोड में भी 6 कॉमन था, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा, इसे आप सॉल्व करिए। कथन और निष्कर्ष का सवाल हर शिफ्ट में भाई 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे सभी जग नल है, यानी सभी जग क्या है भाई, ये नल है, जग को हम जे से लिख रहे हैं, नल को यन से लिख रहे हैं। कुछ नल टोपिया, यानी जो कुछ नल ये जो है ना ये टोपिया है भाई, यानी अब कुछ नल भी क्या हो गई भाई, टोपिया हो गई। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ नल क्या जग हैं, बताइए आप लोग,
कुछ नल क्या जग हैं? बिल्कुल सर जी, कुछ नल तो जग है ही। इसका मतलब कि पहला निष्कर्ष अनुसरण के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक अनुसरण कर रहा है भाई। उसका सभी टोपियाँ क्या जग हैं? सभी टोपियाँ क्या जग है? इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बना है, यानी इसमें मेरे दोस्त केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। देखिए कुछ नल क्या जग है? हाँ कुछ नल जग हैं, लेकिन सभी टोपियाँ जग नहीं है, क्योंकि जग और टोपी का रिलेशन नहीं दिया है प्रश्न में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चौथा आंसर। देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो 4 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को राइट आंसर को सॉल्व करिए। एक निश्चित कुट भाषा में लाइव को 52 लिखा जाता है और फाइन को 97 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यन को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों जैसे देखिए LIF लाइफ में 4 अक्षर है, तो इसके लिए अलग 4 कोड दिया है 52। आप सोच रहे हो कि सर इस बार तो यन का कोड दिया है, लेकिन आप क्यों लिख रहे हैं? उस बार तो आपने कॉमन चेक कर लिया था। बता रहे भाई हम क्यों लिख रहे हैं। देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं कि इस बार जो हमसे यन का कोड पूछा है, लाइफ में यन है नहीं, केवल फाइन में यन है। इसका मतलब कि हमारा आंसर केवल फाइन मिलेगा, लाइफ में हमारा एक भी कोड नहीं मिलेगा। हम यन का कोड सर्च करने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं, जिसमें यन रहेगा उसी में आंसर होगा। यानी लाइफ में जो आपका ये 5, 2, 8, 9 है, इसमें आंसर नहीं होगा। तो भाई ऑप्शन में देखिए 2 है, 8 है, 5 है, इसको काट दीजिए, तो बच रहा कौन? केवल 7। तो यन का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त मेरे, सभी को समझ में? ऐसे आप सवालों को सॉल्व करेंगे। जब कॉमन नहीं मिलेगा ना, तो देख लीजिएगा जो सिंगल पूछेगा एक में, जैसे देखिए इसमें भी 9, 7, 5, 8 है और इसमें भी 5, 2, 8, 9 है, लेकिन भाई आप सभी को जब सिंगल नहीं मिलता था तो हम लोग एलिमिनेट मेथड लगाते थे, लेकिन अब ये वाला और आसान है। आपको बस ये चेक करना है, जिसमें यन रहेगा उसी में आंसर आएगा, जिसमें नहीं रहेगा तो इसमें से एक भी नंबर नहीं मिलेगा हमारा। 5, 2, 8, 9 में तुरंत ऑप्शन काट दे। देखिए 5 भी 8 2 है, जो कि ये तीनों ऑप्शन में है, लाइफ में तीनों नंबर हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो कि 7, देखिए 7 एन वाले में है, इसमें देखिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? सॉल्व करिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दी गई समुच्चय की संख्या संबंधित है। दोस्त मेरे इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग, क्या बनेगा? देखिए 5 40 7 और 12 65 5। तो भाई आप सभी को पहले इन दोनों का रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन मिलेगा सेम आपको उसी रिलेशन को ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। पहले तो छोटे से बड़े रूप में लिख लीजिए 5 7 40। तो आप सभी को इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। तो साथियों आप सभी को यही सी वाला आंसर लाना होता है भाई, यही आप सभी को सी वाला आंसर लाना होगा, वो भी ए और बी का मदद लेकर। देखिए सबसे पहले हम इसमें प्लस करेंगे। यदि हम 5 और 7 को जोड़ते तो 12 से हमें 40 बनाना है, 12 ते 36। यदि हम 12 में 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 4 कर दे तो 40 बन जाएगा। उसी प्रकार अब ये वाला भी चेक कर ले, दूसरा बॉक्स भी 5 12 और 65, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 12 5 17, 17 से 65, यानी 17 ते 51, 51 में 4 जोड़ेंगे तो 55, लेकिन यहाँ पे तो 65 आया है, यानी ये प्लस वाला मेथड इसमें नहीं काम किया। देख भाई जब प्लस वाला मेथड नहीं काम किया तो भाई माइनस वाला भी मेथड नहीं करेगा। इसका मतलब कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। अब दोस्त मेरे ए और बी को हम गुणा करते हैं, 5 से 35, अब 35 से 40 देखिए करीब आ गया, यानी इसमें +5 कर दीजिए। यानी इसमें लॉजिक क्या चल रहा है भाई? ए इंटू बी किया, पहले हमने ए और बी का गुणा किया। हमने भाई ए को 5 माना था, 7 को बी माना था, तो पहले हमने ए इंटू बी किया, फिर इसमें प्लस ए किया, तो हमारा सी आंसर आएगा कि नहीं भाई? देखिए पहले हमने ए प्लस ए गुणा बी किया, पहले 5 7 का गुणा किया, फिर ए हुई को जोड़ रहे हैं ना, 5 की जोड़ रहे हैं ना। अब दूसर का देखिए, ये जो 5 12 65 दिया है, पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60, 60 में इसी 5 को जोड़िए तो 65 बन जाएगा। रिलेशन क्या मिला इसमें? ए इंटू बी प्लस ए बराबर सी, ये रिलेशन मिल रहा है। क्यों भाई? तो यही हमें ऑप्शन में चेक करना है। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए 3 दूना 6, 6 दू 8 नहीं है, 2 6 12 गलत है भाई, 5 9 45, 45 में जोड़ेंगे तो 50, लेकिन नहीं आएगा। लेकिन अब देखिए अब कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? आप देखिए 3 3 14 आएगा भाई। इसमें मेरे दोस्त क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें ए इंटू बी प्लस 5 लग रहा है भाई, तब हमारा सी आंसर आया। कैसे? देखिए अब हम जब 3 3 14 को कर रहे हैं तो पहले 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 से हम प्लस 5 करेंगे तो 14, यानी इसमें मेरे दोस्त ए इंटू बी प्लस 5 करने के बाद हमारा सी आंसर आ रहा है।
इसमें ये रिलेशन लगा है भाई, इसमें a इंटू बी प्लस ए नहीं है, a इंटू बी प्लस 5 है, तब हमारा सी आंसर आ रहा है। सभी को समझ में आ गया? इस तरह से ये सॉल्व हल हुआ है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5, 15, 45, 135, 405 क्वेश्चन मार्क। देखिए 5, 15, 45, 135, 405, 5 से 15 यानी 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दिया 135, 135 दिया 405, यानी इसमें रिलेशन मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है। तो 405 दिया कितना हो जाएगा? 3 5 15 5 1 3 चौक 12 यानी 1215 होगा, जो कि साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? तो इस सवाल का डी ऑप्शन 1215 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। तो पहले समीकरण को बना लेते हैं। देखिए 3 माइनस है तो प्लस में, 2 भाग है तो गुणा में, 8 गुणा है तो भाग में, प्लस है तो माइनस में। ये समीकरण तैयार है। तो इसमें बॉडमस की नियम अप्लाई करिए। 3 प्लस 2 गुणा 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार में, -2, 3 प्लस 2 दूना 4 -2, 4 3 7, 7 में से 2 घटा देंगे 5, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाइयों? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? सॉल्व करिए आप लोग अच्छी तरीके से। आई जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति हैं। एक इस तरह से आपका वृत्ताकार मेज है, इसमें 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट कर देंगे। देखिए जे जो है ना वो आई के दाएं से चौथे स्थान बैठा है। तो दोस्त मेरे आई के दाएं से चौथे स्थान पर जे बैठा है। तो ये दोस्त मेरे आई को हम यहाँ बैठा लेते हैं। यदि हम आई को यहाँ बैठाएं तो इसके राइट साइड में चौथे स्थान पर जे बैठा है। तो दोस्त मेरे जे कहाँ पे हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जे चौथे नंबर पे आएगा ना भाई, यानी जे यहाँ पे आ जाएगा। जे कहाँ पे आएगा? एक यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक, क्लियर? दूसरा का लाइन पढ़िए। के जो है ना वो जे के ठीक दाएं बैठा है, यानी जे के ठीक दाएं साइड में के बैठा है, यानी के यहाँ बैठ जाएगा। ये भी लाइन पूरा हो गया। यल जो है ना वो आई के ठीक दाएं बैठा है, यानी आई के ठीक कौन बैठा है? यल। तो आई ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो यल यहाँ पे हो जाएगा। आई के जस्ट राइट साइड में यल बैठ जाएगा। फिर देखिए यन जो है ना यम के बाएं से चौथे स्थान बैठा है, यानी यम के बाएं से चौथे स्थान पे यन बैठा है। तो यम को हम यहाँ बैठाकर चौथे स्थान पे यन को यहाँ बैठा देते हैं। यम का बाएं साइड इधर होगा। देखिए पहला स्थान ये है, दूसरे का स्थान पे यल बैठा है, तीसरे के पे आई बैठा, चौथा पे यम यन को बैठा दिया। तो यम के बाएं से चौथे स्थान पे यन भी बैठ चुका। अब एक पंक्ति खाली है तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा? ओ नहीं बैठा, तो ओ को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है? और देखिए अगला पढ़िए। यम जो है ना वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यम का निकटतम पड़ोसी के नहीं है क्योंकि के यहाँ है। जे का निकटतम पड़ोसी के है और यन का निकटतम पड़ोसी के है, लेकिन यम का नहीं है। तो सवाल बिल्कुल ठीक है। सवाल क्या पूछा? ओ के दाएं से गिनने पर, ओ के राइट साइड गिनने पर ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ओ को दाएं से गिनने पर ओ और एन के बीच में कितने हैं? तो 3 व्यक्ति। एक के है, एक जे है और एक यम है। तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो साथियों ये आज के शिफ्ट पे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है? तो साथियों उम्मीद करूंगा आप अपने परीक्षा से पहले ये टोटल 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे भाई। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त। डेली क्लास करनी है आपको। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए, मेहनत से खूब मेहनत करिए भाई, जिससे आप सभी का सिलेक्शन हो। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।